नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। कोरोना का संकट न केवल हिंदुस्तान में बल्कि अमेरिका में और पूरी दुनिया में छाया हुआ है। अमेरिका की हालत तो बहुत बुरी है, लेकिन उससे निपटने की कोशिश न केवल अमेरिका में है बल्कि पूरी दुनिया में है। इस वक्त भारत में एक अलग तरीके का नजारा भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोरोना वायरस के संकट को न केवल वैज्ञानिक तौर पर बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस पूरे मामले को सांप्रदायिक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ है कोरोना का संकट? क्या इसके पीछे की कोई राजनीति है? क्या इसके पीछे कोई दार्शनिक अवधारणा भी हो सकती है क्या? और क्यों दुनिया कोरोना के संकट से निपटने की कोशिश कर रही है और इसके पीछे का पूरा तंत्र क्या है? इन सब मसलों में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एरिजोना अमेरिका से सीधे मौजूद हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हिंदुस्तान के जाने माने बुद्धिजीवी और तमाम मसलों पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले हैं। इत्तेफाक से वो गए थे अमेरिका में अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताने के लिए, लेकिन इसी बीच कोरोना महाराज प्रकट हो गए और उसकी वजह से अब वो वहां से एक तरीके से कहें तो क्वारंटाइन है। वो भारत भी नहीं आ सकते हैं, तो फिलहाल वो वहीं पे हैं। तो हमने उनसे आज बात की। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा बहुत पहला धन्यवाद सवाल आपको। आपसे ये कि आप वहां कैसे हैं और अमेरिका में हालात क्या है इस वक्त? देखिए, अमेरिका में आशुतोष, अमेरिका बहुत बड़ा देश है, भारत से भी बड़ा देश है। जी। तो अमेरिका के कुछ हिस्सों में हालत बहुत बुरे हैं। मैं जिस हिस्से में हूँ, मैं एरिज़ोना में हूँ। जी। एरिज़ोना प्रांत का एक छोटा-सा शहर है टूसा, जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना है और वहीं मेरा बेटा, जो आप बता रहे थे, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी में रिसर्च कर रहा है। जी। तो इस शहर में हालत काफ़ी बेहतर है। हुँ। लॉकडाउन वगैरह यहाँ भी है, लेकिन उस तरह का इस बीमारी का वैसा व्यापक असर हुँ। और उसकी वजह से जो एक आतंक सभी जगह है, जी। वो इस नगर में काफ़ी कम है। हुँ। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी बंद है, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसी तरह क्लासेस हो रही हैं। जी। तो यहाँ दूसरी जगहों से बेहतर है, लेकिन अगर पूरे अमेरिका को देखें, हुँ। तो जो नवीनतम आंकड़े हैं उनके मुताबिक करीब यानी लगभग पौने 9 लाख कंफर्म्ड केसेस अमेरिका में हैं जी, जी। और 50,000 मौतें हो चुकी हैं। हुँ। अकेले न्यूयॉर्क में 12,000 से अधिक लोग मर चुके हैं। जी। और जो इसका आर्थिक पहलू है, हुँ। लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं हुँ। और कितने संभवतः 60 लाख लोगों ने एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया है। हुँ। और हालत ये है कि जो आप जानते हैं, जो बात आपने अपने परिचय में कही, जी। मुझे लगता है कि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मेडिकल साइंस जिस हालत में है, उसमें कोरोना की दवा या इसकी वैक्सीन देर सवेर मिल ही जाएगी। जी, जी। 2 महीने में ना सही, साल भर में, सवा साल में मिल जाएगी। लेकिन इसके कारण जो इस पूरे नियोलिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की वास्तविकताएँ उजागर हुई, जी। मुझे लगता है कि चिंता उनकी करनी अ चाहिए। वो बहुत भयानक है। पुरुषोत्तम जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि जो न्यू लिबरल वर्ल्ड है उसकी तमाम सीमाएं इस वक्त स्पष्ट होकर सामने आ गई। अमेरिका के अंदर जो जो दो तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, एक तो वो तबका है जो स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि नहीं, लॉकडाउन करना चाहिए, जिंदगी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा वहां का एक कंजर्वेटिव तबका है जो रिपब्लिकन से जुड़ा हुआ है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था को अगर आप बेहतर नहीं करोगे तो लॉकडाउन से जितने लोग मरेंगे, उस कोरोना जितने लोग मरे उससे कहीं ज्यादा इससे मरेंगे। और इसमें यह भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भाई आप इंडिविजुअल की लिबर्टी को कैसे आप इस तरीके से उसको उसको बंधित कर सकते हैं। कई शहरों के अंदर वहां पे मिनेसोटा में और कई कई इलाकों में वहां पे लोग सड़कों पर भी उतरे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति शायद दुनिया के अकेले राष्ट्रपति जो कह रहे हैं लिबरेट मिनेसोटा। मतलब वहां का राष्ट्रपति खुद कह रहा है आप लोग सड़कों पर उतरे, दूसरे देश के लोग कह रहे हैं कि नहीं आप लॉकडाउन करिए, आप कोरोना से निपटिए, वो कह रहा नहीं आप सड़कों पर उतरिए। तो ये जो देखिए, दुविधा ऐसा है, अमेरिकन सोसाइटी के सामने वो क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं आप। मैं बता रहा हूँ। हुँ। अमेरिका के राष्ट्रपति कितने अद्भुत व्यक्ति हैं, ये बार-बार साबित हो चुका है। हुँ। अमेरिका में जो आज संकट की स्थिति बनी है, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊँ हुँ। कि मुश्किल से 2 ढाई महीने पहले हुँ। अमेरिकन राष्ट्रपति इसे डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा रचा गया पाखंड कह रहे थे। हुँ। उन्होंने बाकायदा इस शब्द का प्रयोग किया था कि इट इज़ अ डेमोक्रेटिक होक्स। हुँ। कुछ नहीं है, पाखंड रचा जा रहा है, जी। नाटक रचा जा रहा है। जी। लेकिन जब वो सर पर पड़ने लगी,
तो अब जाहिर है कि लॉकडाउन हो रहा है और लोग घर में बैठा दिए गए हैं, तो इकोनॉमी पर बुरा असर तो पड़ना ही है। लेकिन अब सवाल ये है कि इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश आप किस तरह करें। यहाँ इस बात पर बहुत चर्चा है और अखबारों में और दूसरे माध्यमों में कि बेल आउट जो किया जा रहा है वो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को किया जा रहा है जी। उनको पैसा दिया जा रहा है कि ताकि वो बची रहें और उनकी उस पर बुरा प्रभाव ना पड़े। दूसरी तरफ हालत यह है कि लगभग 1 महीने पहले घोषणा की गई थी कि सभी टैक्स पेयर्स को $1200 की मदद दी जाएगी। जी। $1200 के चेक मिलेंगे, वो आज तक नहीं मिले। वो अभी तक रेड टेपेज में उलझे हुए हैं। जी। जो बात आपने कही वो तो इतनी विचित्र बात है और अमेरिका में लोग इस पर इतने चकित हैं कि राष्ट्रपति जो है वो एक तरह से गवर्नर्स को ट्रोल कर रहा है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं या जो गवर्नर इस बात को कह रहे हैं कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह लॉकडाउन एकाएक नहीं उठा सकते, उनको राष्ट्रपति ट्रोल कर रहा है और ये लिबरेट कीजिए और ये सब कीजिए, इस तरह की बातें हो रही है। दिक्कत ये है आशुतोष, जो मूल समस्या अमेरिका में इसमें प्रकट हुई है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इसी बीच में मैं कुछ दिन के लिए बोल्डर गया था, वहां मेरे एक मित्र हैं राजन कपूर, तो उन्होंने मुझे एक किताब पढ़ने के लिए दी। वो एलिजाबेथ रोसेंथल की किताब है, 3 साल पहले छपी है। उस किताब का नाम है एन अमेरिकन सिकनेस। और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह अमेरिका में जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है वो टोटली प्राइवेटाइज्ड है और उसका इंश्योरेंस कंपनियों के साथ नेक्सस है। तो इन एनी केस अमेरिका में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। इंश्योरेंस कंपनियां और प्राइवेट अस्पताल इनके नेक्सस के चलते, यहाँ कहा, मेरे बेटे ने शुरू में मुझसे मजाक में कहा कि पापा और सब कुछ कर लेना, बीमार मत पड़ना। क्योंकि कोरोना तो ठीक है, जुकाम भी हो गया तो हालत खराब हो जाएगी। इट इज सो एक्सपेंसिव। तो अब हालत ये है साहब कि पब्लिक हेल्थ केयर आपके पास है नहीं, प्राइवेट हेल्थ सिस्टम जो है वो अपने ढंग से चलता है। आलम ये है आशुतोष, एक केस आया है जिस पर यहाँ चर्चा हुई है। एक इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एक बेनिफिशियरी कपल को निकाल दिया बेनिफिट उससे, क्योंकि उनको अस्थमा था। और अस्थमा वालों के बारे में ये माना जाता है कि उन पर कोरोना का असर ज्यादा हो सकता है। तो ये स्थिति है। और इसी सब जो बुनियादी मुद्दे हैं, यानी जो कहिए कि स्ट्रक्चरल सवाल है, उन पर बात करने से अमेरिका का पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कतराता है। बर्नी सैंडर्स, एक मिनट आशुतोष, बर्नी सैंडर्स जो लगातार ये कहते रहे कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, आखिरकार वो डेमोक्रेटिक पार्टी का नॉमिनेशन हासिल नहीं कर पाए। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल रिपब्लिकन पार्टी की बात है, पूरे का पूरा जो यहाँ का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट है उसने लोगों के मन में ये बात इतनी अच्छी तरह बैठा दी है कि सरकार का काम केवल ये है कि आपको बुनियादी सुरक्षा उपलब्ध करा दे, बाकी सरकार की कोई जिम्मेवारी। बिल्कुल। बट सर, एक सवाल मेरे मन में ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हो सकता है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पे हैं, इसलिए अमेरिका के अंदर दुविधा है, अगर उनकी जगह बराक ओबामा होते या बिल क्लिंटन होते या फिर रोनाल्ड रेगन जैसे बड़े राष्ट्रपति जिनका नाम इतिहास में दर्ज है, अगर वो होते तो स्थितियां बेहतर होती। मेरा सवाल ये कि अमेरिका के समाज की ये दुविधा है कि इंसान बचाओ या अर्थव्यवस्था बचाओ, ये समाज की दुविधा है या डोनाल्ड ट्रंप की अपनी कारगुजारियों का नतीजा है? ये कहां पे ये द्वैत स्थापित होता है? ये दोनों बातें हैं इसमें। देखिए, ये दुविधा, पहले तो ये कि ये दुविधा केवल अमेरिका की नहीं है, दुनिया भर की दुविधा है। आखिरकार आप अर्थव्यवस्था की चिंता छोड़ तो नहीं सकते, वो दुविधा दुनिया भर की है, लेकिन उस दुविधा में आपको फैसला सारी चीजों को देखभाल कर ही लेना है। अगर आप छोड़ दें कि अपने आप ठीक हो जाएगा, तो जैसे जो पोएटिक जस्टिस इंग्लैंड में हुआ, यूके में हुआ, प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा कि हर्ड इम्यूनिटी होने दीजिए। कुछ लोग मरेंगे, बूढ़े लोग मरेंगे, 20-25 हजार लोग, 1-2 लाख लोग मर जाएंगे, फिर हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, पूरे का पूरा देश इम्यून हो जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं। अब आप जैसे कहें कि भगवान का मजाक देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वयं आईसीयू में पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी की बातें करनी बंद कर दी। और यूके और फ्रांस वगैरह में, यूरोप में देखिए आसपास फिर भी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, अमेरिका जैसा फैलाव वहां होता और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ना होता तो इटली और फ्रांस में जितनी बुरी हालत हुई है उससे ज्यादा बुरी हुई। तो कुछ तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है जो आपने कहा। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति होता तो उससे उसमें स्थितियां जो हैं वो
प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम और इंश्योरेंस कंपनियों का जो नेटवर्क है उसका असर पड़ता। जी लेकिन जाहिर है कि व्यक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी डोनाल्ड ट्रंप देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति, जो सारे नाम आपने लिए, हम्म मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति शुरुआत इससे करता कि इट्स अ डेमोक्रेटिक होप्स। हम्म 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 मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति शुरुआत इससे करता कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खिला दो ठीक हो जाएगा, जी तो डॉक्टरों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम्म लेकिन वो ट्रंप साहब को ब्रेन वेव आ गई, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को कह दिया, रिटेलिएशन और रिक्वेस्ट का वो एनालिसिस हो गया, जी और यहाँ लोग कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ा है, कुछ केसेस में तो उसका उल्टा असर पड़ने की रिपोर्ट। हम्म 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 तो ट्रंप साहब हैं, वो बात तो सही है। हम्म और इनकी जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, थोड़ा गंभीर, थोड़ा जिम्मेवार, तो स्थितियां निश्चित रूप से उतनी बुरी नहीं होती जितनी इस हाँ समय। ये मुझे लगता है अमेरिकन प्रेस को पढ़ते ही। बट लेकिन उसके बावजूद भी उनकी अप्रूवल रेटिंग वहां पे मजबूत है, उसमें कोई कमी नहीं नजर आ रही वहां पे। देखिए, ये ये यही मैं कह लोकप्रियता रहा का था, कारण क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यही जो सवाल हम अपने यहाँ भी फेस कर रहे हैं पिछले कई सालों से और जी सारी दुनिया में, इसीलिए मैंने कहा कि मैंने पिछले दिनों एक बातचीत में हिस्सा भी लिया था, उसका लिंक भी आपको भेजा था। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड कैसी होगी, ज्यादा चिंता की बात है। आप एक चीज पर गौर करें आशुतोष, कि जिन भी देशों ने इसको सफलतापूर्वक हैंडल किया है प्रॉब्लम, जी भाई शुरुआत चीन से हुई। हम्म चीन में अथॉरिटेरियन रिजीम है, जी एक कल्ट फिगर में शासन कर रहे हैं, जो हम्म वर्चुअली आजन्म राष्ट्रपति या सत्ताधारी बन चुके हैं, हमारे हम्म, शी जिनपिंग साहब। जी फिर अमेरिका का हाल हम देख रहे हैं, भारत का हाल हम देख रहे हैं, हम्म, इंग्लैंड का हाल देख रहे हैं, इटली का हाल, ब्राजील में भी वही हालत है। जी वहां भी राष्ट्रपति महोदय मानना ही नहीं चाहते कि समस्या है। हम्म, कहने का मतलब यह है कि जहां जहां ये हीरोइक कल्ट फिगर शासन कर रहे जी हैं, उन देशों की तुलना अगर आप उन देशों से करें, हम्म, वो पूंजीवादी हो गैर पूंजीवादी हो, हम्म, जहां सिस्टम काम कर रहा है। हम्म, जैसे आपके दर्शकों से अगर मैं पूछूं इस समय जी कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, हम्म मुझे यकीन है कि बहुत लोगों को नाम नहीं याद। हम्म वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, जो उस तरह के रिजीम में पावरफुल पोजीशन होती है, हम्म या प्रधानमंत्री कौन है, नाम याद नहीं। हम्म, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, इन देशों ने इसको सफलतापूर्वक हैंडल किया है, जी जी जबकि जी ये चीन के एकदम करीब है। हम्म और चीन से इनका आवागमन यात्रियों का, दूसरों का, जाहिर है कि दुनिया के किसी भी देश से अधिक है, हम्म क्योंकि वहां सिस्टम काम कर रहा है। हम्म हमारे यहाँ और ब्राजील में और यूएसए में मीडिया की जो भूमिका है, हम्म अमेरिका में गनीमत है कि मीडिया उस तरह से नहीं बिहेव कर रहा, लेकिन यहाँ जो फिर भी एक बहुत डोमिनेंट तबका, खासकर आपका जो टेलीविजन मीडिया है, जी आप ये देखें कि आप सरकार की जवाबदेही तय नहीं करना चाहते। हम्म हम्म कोई सही आलोचना ही नहीं है। हम्म जो आलोचना करता है वो यहाँ अन अमेरिकन एक्टिविटी का अपराधी मान लिया जाता है, और भारत में तो सीधे सीधे एंटी नेशनल मान ही लिया जाता है। हम्म तो इसलिए अप्रूवल रेटिंग, जो आपने बात कही कि अप्रूवल रेटिंग बढ़ गई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण, जिसको एक जमाने में कहा गया था चॉम्स्की वगैरह के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जी जी और मैनिपुलेशन ऑफ माइंड, हम्म और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल, सोशल मीडिया के इस्तेमाल का रोल, हम्म ये सब बहुत। इसलिए आज तो मैं कह रहा हूँ कि कोरोना की वैक्सीन या दवा तो मिल जाएगी, हम्म लेकिन जो ये सिस्टम अब और अधिक अथॉरिटेरियन होगा और अधिक मैनिपुलेटिव होगा, चिंता उसकी करनी चाहिए। आपने एक बड़ी अच्छी और जबरदस्त बात की। आपने कहा कि जहां सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा कहना यह कि जहां पर डेमोक्रेटिक सेटअप है, इटली, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, वहां पे तबाही ज्यादा है। और जहां पे डिक्टेटोरियल रिजीम्स है या अथॉरिटेरियन रिजीम्स है, या जहां डेमोक्रेसी के रूट्स कमजोर हैं, चीन, वियतनाम, ताइवान, इसके अलावा साउथ कोरिया, हंगरी हंगरी का आजकल काफी उदाहरण दिया जा रहा है कि जहां के राष्ट्रपति ने कहा कि सारे अधिकार मेरे को दे दो, बाकी सब लोग फालतू ही चले जाओ। तो क्या ये स्थापित होता जा रहा है कि जहां पर अधिनायकवाद है, जहां पर एक आदमी पावरफुल है, वो इतने बड़े संकट से निपट सकता हो? यही हालत अब हिंदुस्तान के बारे में भी कहा जा रहा है कि मोदी है इसलिए मुमकिन है, इसीलिए यहाँ पे मरने वालों की संख्या कम है, इसीलिए यहाँ पे संक्रमण है। अगर कोई दूसरा लोकतांत्रिक व्यक्ति होता तो शायद इस संकट से देखिए, निपट अब नहीं इस पाते। बारे में मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। यही खतरा है, हम्म जिस नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं वो अपने आप नहीं बन रहा है, उसे बनाया जा रहा है। हम्म और ये नैरेटिव उसी नियो लिबरल ऑर्डर के द्वारा बनाया जा रहा है, हम्म जिसे जो
जो डेमोक्रेसी उपलब्ध है उसमें असुविधा होने लगी है। मिसाल के तौर पर आप बजाय सिस्टम के अथॉरिटेरियन की बात कर रहे हैं। वियतनाम, साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। वियतनाम भी उतना उस तरह से अथॉरिटेरियन नहीं है जैसे मिसाल के तौर पर चीन है। ताइवान अथॉरिटेरियन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अथॉरिटेरियन नहीं है। न्यूजीलैंड अथॉरिटेरियन नहीं है। वेस्टर्न यूरोप से उदाहरण लें तो वेस्टर्न यूरोप में जो सबसे अच्छी इस स्थिति की हैंडलिंग हुई है वो स्कैंडिनेवियन देशों में हुई है और जर्मनी में। जर्मनी में कोई अथॉरिटेरियनिज्म नहीं है, बल्कि वहां कहना चाहिए कि सत्ता तंत्र में इतनी शर्म और लिहाज बाकी है। आपको याद होगा पिछले महीने एक प्रांत के वित्त मंत्री ने आत्महत्या कर ली। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो इकोनॉमिक लॉकडाउन से जो स्थितियां पैदा हुई थी उनकी जिम्मेवारी इतनी अपने महसूस कर रहे थे वो कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तो ये बिल्कुल एक माइथोलॉजी है और आप जैसे सजग पत्रकारों को इस माइथोलॉजी का विरोध करना चाहिए। क्योंकि ब्राजील अथॉरिटेरियन है, जो वहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो काफी अथॉरिटेरियन के आदमी है। और देखिए, जब वो जैसे एक चुटकुला चलता है, किसी अफ्रीकन देश के बारे में चुटकुला चला कि साहब हमारे यहाँ कोरोना बिल्कुल नहीं है, लोग चकित हो गए, बोले क्यों नहीं है आपके? बोले टेस्ट ही नहीं करते। टेस्ट ही नहीं करते। तो अगर आप आंकड़ों में मैनिपुलेशन करें, उनको फर्ज करें तो सब ठीक है। भारत के बारे में ये बात बार बार कही गई है कि भाई कितने टेस्ट आप कर रहे हैं, कितना परसेंटेज है आपका टेस्ट का, कितने लाख आपने टेस्ट किए हैं। कल मैं देख रहा था कुछ आंकड़े, 5 या 7 लाख टेस्ट आपने किए। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 5 लाख टेस्ट करके आप कह रहे हैं कि बहुत कामयाब। जी जी। और जहां कामयाबी है, देखिए अब जो दूसरी बात जो मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ, असल में आशुतोष, दुनिया की जीवन की किसी भी चीज की तरह मध्य मार्ग से बेहतर कोई विकल्प नहीं। जब मैं अथॉरिटेरियन रेजिम्स की आलोचना कर रहा हूं तो मैं स्ट्रांग गवर्नमेंट की आलोचना नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं स्ट्रांग एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने आप में स्ट्रांग हो, लेकिन वो अकाउंटेबल हो, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप भारत में ही लीजिए, कंट्रास्ट कर लीजिए केरल और गुजरात। आप कंट्रास्ट कर, सबसे पहले केरल में था, सबसे बेहतरीन हैंडलिंग केरल की हुई, केरल मॉडल की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ आप गुजरात को देख लीजिए। अब वहां आप ये जिम्मेवारी लेने तक को तैयार नहीं है, जो एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपका रहा है कि जनवरी से इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। बार बार ये आंकड़े आ रहे हैं, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, कि सबसे बुरी हालत उन्हीं जगहों पर है जहां नमस्ते ट्रंप इवेंट का आयोजन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। 12-13 मार्च तक भारत सरकार के ऑफिशियल हैंडल कह रहे थे कि कोविड-19 इज नॉट एन हेल्थ इमरजेंसी। और 22 या 23 मार्च से आपने लॉकडाउन लागू कर दिया जी। 4 घंटे के नोटिस पर आपने लॉकडाउन लागू कर दिया। अगर स्ट्रांग लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता। स्ट्रांग लीडरशिप जर्मनी में भी है। वहां आपको कुछ किया गया, आपको नियम बताए गए, आप उनका पालन करेंगे, नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन स्ट्रांग लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दें और डेमोक्रेसी को ही खत्म करने का बहाना कोरोना को बना लें। ये खतरा बहुत बड़ा है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। ये मुझे हमारे जो सत्यहिंदी.com के दर्शक है, जरा इनको ये बताइए कि जब आप अमेरिका से हिंदुस्तान को देख रहे हैं तो आपको कुछ बदलाव नजर आता जब आप यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और जब आप पिछले 1.5 महीने से आप वहां देख रहे हैं, वहां हिंदुस्तान को लेकर किस तरीके की चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को लेकर किस तरीके की चर्चा हो रही, कोरोना में जिस तरीके से सांप्रदायिकता घुसड़ने की बात की गई है, उसको लेके वहां कैसा लग रहा है और वहां के लोग क्या सोचते हैं और आप कैसे देख रहे हैं चीजों को? देखिए, मेरा जो अपना इमीडिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट है जी, मतलब बातचीत तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फोन के जरिए और इस तरह से बातचीत होती है। तो मेरा जो अपना इमीडिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो जाहिर है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी के लोगों का है, इंटेलेक्चुअलों का है जी। मेरा बेटा यहाँ एक यूनिवर्सिटी हाउसिंग डॉर्मेट्री में रहता है और उसके मित्रों से और प्रोफेसरों से बातचीत बीच बीच में होती रहती है। यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे भी होती रहती है। लोग इस बात को लेकर सचमुच चिंतित हैं। लोग न केवल इस जो जानकार लोग हैं जो भारत में दिलचस्पी रखते हैं, और यहाँ बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो भारत में दिलचस्पी रखते हैं जी जी। लोग न केवल उस कम्युनलाइजेशन को लेकर चिंतित हैं, बल्कि सबसे ज्यादा जो चिंता लोगों को है और दुख है और जो हमें भी होना चाहिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और दूसरी जो विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वर्ल्ड सिस्टम है, वो तो फिर भी किसी तरह चला रहे हैं, संभाल लेंगे। जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे अभी पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बताया गया, और हमारे यहाँ तो इनफॉर्मल सेक्टर के चलते आंकड़े भी बहुत अच्छी तरह नहीं आ पाते जी जी।
हमारे यहाँ जो जो लेबर है, जो श्रमिक है, वो इन्फॉर्मल सेक्टर में बहुत ज्यादा है। तो बीच में चर्चा हो रही है कि कितने 8 करोड़ 12 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। कितने लोग बेरोजगार होंगे। एक मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें था कि 40 करोड़ भारतीय गरीबी में और नीचे चले जाएंगे। इन चीजों पर फोकस की बजाय बात केवल सरकार की नहीं है, सरकार के जरूरी कदमों का समर्थन करते हुए पूरे उत्साह, पूरे उसके साथ रहते हुए, प्रधानमंत्री जी के साथ रहते हुए, क्या मीडिया की जिम्मेवारी नहीं है कि इन चीजों पर चिंता करें। यानी आप ये सोचिए जरा, और ये सब चीजें आजकल टेलीविजन के जमाने में और सोशल मीडिया के जमाने में यहाँ लोगों को मालूम है, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और मुझे जवाब देते नहीं बनता कि भाई ये कैसे हो रहा है कि लोग 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर पैदल चलते जा रहे हैं, साइकिलों पर जा रहे हैं, और आपकी सरकार को और आपकी मीडिया को कोई परवाह नहीं है। आपके यहाँ बहस इसी पर हो रही है कि साहब वो कौन से मरकज से क्या फैला और कहां से क्या फैला और किसने हिंदू ने मारा या मुसलमान ने मारा। बोले इस पर चर्चा क्यों नहीं होती आपके यहाँ? ये चिंता है लोगों को कि ये जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, माइग्रेंट लेबर, उसकी दुर्दशा पर कोई चर्चा हिंदुस्तान के मीडिया में क्यों नहीं हो रही, या जो हो रही है वो इतनी कम क्यों? जरा ये बताइएगा कि वहां जो बार बार ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की जो हैंडलिंग है कोरोना को लेके, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, बिल गेट्स आगे बढ़कर उनको बधाई दे रहे हैं। क्या वाकई में इस नजरिए से वहां देखा जा रहा है या कुछ और है वहां पे? नहीं, देखिए अब ये देखिए यहाँ अमेरिका में भी या कहीं भी, जैसे ट्रम्प है या वो है, अप्रूवल रेटिंग ट्रम्प की भी बढ़ रही है। जबकि हालत यह है कि जो सचमुच इस युद्ध के खिलाफ हैं और इस युद्ध के खिलाफ नेतृत्व कर रहे हैं, डॉक्टर फाउची, ट्रम्प उनसे अपना असंतोष बीच बीच में जाहिर करते रहते हैं, फिर भी उनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ रही है। डॉक्टर फाउची को लेकर के ट्रम्प ने 1-2 बार बड़े असंतोष प्रकट किया, लेकिन फाउची ने फिर कहा कि कुछ भी करें वो मेरी बात मान लेते हैं, इसीलिए चीजें चल रही हैं। जहां तक भारत का सवाल है, देखिए बिल गेट्स हो या कोई भी हो, किसी एक व्यक्ति के कहने में, और खास करके बिल गेट्स जैसे व्यक्ति के कहने में पीछे खेल क्या है ये भी समझना चाहिए। क्यों आप कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत का रेस्पॉन्स कोई बहुत कमजोर है या बुरा है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन और सवाल नरेंद्र मोदी का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है जी, जो भी है, लेकिन जो सवाल यहाँ भी लोग बार बार पूछ रहे हैं, जब उस दिन नरेंद्र मोदी का वो राष्ट्र के नाम वो संदेश आया था जिसमें उन्होंने कोई टास्क नहीं बताया था, बल्कि 7 वचन या सप्तपदी की बात की, सप्तपदी एक मित्र से मैं बात कर रहा था उस समय, तो उनका छूटते ही पहला सवाल ये था कि दैट्स परफेक्टली ऑलराइट, बहुत अच्छी बात कही आपके प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन इसमें इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि सरकार अपनी ओर से क्या करे, क्योंकि उसके पहले वो चर्चा चल रही थी, वो जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान को इकोनॉमिक पैकेज वगैरह कुछ चीजें आएंगी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मतलब जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है उस तक के बारे में आपके पीएम ने कुछ नहीं कहा, जो लोग इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा, और जो शिकायतें आई हैं कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादतियां हुई हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा, और मजदूरों की हालत के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा। व्हाट काइंड ऑफ रेस्पॉन्स इज दिस? अब जाहिर है कि बिल गेट्स, चूंकि बिल गेट्स हैं तो उनकी बात दुनिया के मीडिया में और आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी, सब जगह कवर होगी, अमेरिका में भी होगी, हमारे यहाँ भी होगी, लेकिन जो एक संवेदनशील नागरिक है वो ये सवाल यहाँ भी उठा रहा है। एक बात अच्छी तरह समझ लें आशुतोष, अमेरिका में एक तरह से भारत के प्रसंग में कह सकते हैं 2-3 तरह के लोग हैं। एक तो जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, जैसे यहाँ रेडनेक या रिपब्लिकन कहते हैं, उसको तो अमेरिका के अलावा दुनिया में कुछ दिखता नहीं, उसके लिए दुनिया का नक्शा अमेरिका तक सीमित है, उनमें से कुछ के लिए तो अपने स्टेट तक सीमित है, इसीलिए फ्री मिनेसोटा और फ्री फलाना, फ्री वर्जीनिया और ये सब होता रहता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया से अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा या अमेरिका में जो होगा उसका दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरे वो लोग हैं जिनकी बहुत ही मतलब सतही दिलचस्पी दुनिया में है, लेकिन थोड़ी बहुत सतही दिलचस्पी। तीसरे वो जो सेंसिटिव अमेरिकन हैं, पढ़े लिखे और जो दुनिया के दूसरे देशों में दिलचस्पी रखते हैं, उनमें अधिकांश लोगों में भारत के रेस्पॉन्स को लेकर मैं यही कह सकता हूं कि अधिक से अधिक ये कहा जा सकता है कि एक मिक्स्ड रेस्पॉन्स है। लोगों को लग रहा है कि भाई इतनी बड़ी आबादी का देश और इतने कम केसेस, ये वाकई कामयाबी की बात है, बड़ी बात है।
इतनी आबादी और इतने कम केसेस, इतनी कम मौतें, इट्स रियली रिमार्केबल, लोग इस बात की तारीफ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा कि लोग संदेह भी उठाते हैं कि इतने कम आपके यहाँ टेस्ट हो रहे हैं, कैसे मान लिया जाए कि ये आंकड़े सही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात बार-बार आती है, जो 2-4 लोगों से मेरी बात हुई है, कि भाई आपके यहाँ जो स्ट्रक्चरल रेस्पॉन्स है, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम को लेके हो, अस्पतालों को या जो को लेके, मजदूरों की हालत को लेके हो या वो हो, स्ट्रक्चरल रेस्पॉन्स बहुत असंतोषजनक है। ऐसा यहाँ कम से कम जिनसे मेरी बात हुई है उन लोगों की बात से तो मुझे ही। सर अब आखिरी सवाल, क्योंकि जूम जो है वो एक सीमा के बाद फिर अपने आप ऑटोमेटिकली मीटिंग बंद कर देता है। सवाल ये कि जो जिस तरीके से हिंदुस्तान 2014 के बाद से उसमें चेंजेस नजर आए, क्या हम लोग हिंदुस्तान में बैठकर जो फील करते हैं वही दुनिया भी उसको फील कर रही है या नहीं फील कर रही? और अगर इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जाए, क्या हिंदुस्तान जिसके बारे में कहा जाता था कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जो डाइवर्सिटी को बहुत करीने से हैंडल करता है और पूरी दुनिया उसके मॉडल के तौर पर देख रही थी, क्या उस छवि में पिछले 6 सालों में कुछ बदलाव आया है? क्या लोगों के देखने का नजरिया हिंदुस्तान के लोकतंत्र के प्रति बदला है? और अमेरिका में इसको लेके किस तरीके की चर्चा है? देखिए, मैं फिर से कहूंगा, आशुतोष, आशंका तो साफ जाहिर है। वो तो आप लोग भी जानते हैं, जो अखबारों के जरिए पहुंचता है वहां। जी। अब अखबारों में उस तरह की बातें फिर से हुई हैं, और खास करके ये जो घटना हुई है, कम्युनलाइजेशन जो आपने कहा, जी। और जो अरब देशों में उसके जो नतीजे निकले हैं, जी। और जिसके चलते रेस्पॉन्स में बदलाव आया है भारत में, और जी। जी। प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करना पड़ा, और फिर वो मुख्तार अब्बास नकवी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जी। फिर बीच में इस तरह की जो चीजें हुई हैं, तो मैं सच कहूं कि भारत को लेकर कुछ आशंका तो लोगों के मन में है कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में कब तक चलेगा। ये आशंका तो लोगों के मन में है। अच्छा। ये बात सही है। और ये देखिए, इस यात्रा में मैं ज्यादा तो नहीं जा पाया, मुझे तो जाना तो बोस्टन भी था, न्यूयॉर्क भी था, लेकिन वो सब तो रद्द हो गया। लेकिन मैं बोल्डर गया था, कोलोराडो प्रांत में जो नगर है बोल्डर, तो वहां भी जाहिर है कि भारतीय मित्रों से भी और जो यहाँ के अमेरिकन मित्र हैं उनसे भी बात हुई थी, और भारतीय मूल के अमेरिकी जो बहुत हैं, आप जानते हैं, जी। जी। उन लोगों के बीच में एक अनइजीनेस तो मैं साफ साफ महसूस करता हूँ। ये जो अनइजीनेस है, इसका नेचर क्या है? मतलब वो आपने संकेतों में कहा कि लोगों के मन में आशंकाएं हैं, ये आशंका क्या है कि भारत में लोकतंत्र बचा रह पाएगा या नहीं बचा रह पाएगा भारत हाँ, में? जैसे एक एक सज्जन ने जिसको टंग इन द चीक रिमार्क कहते हैं अंग्रेजी में, वो जब ये लॉकडाउन इस तरह लागू नहीं हुआ था, मार्च के पहले सप्ताह में हम लोग एक पेंटिंग एग्जीबिशन देखने गए थे यहीं, तो एक प्रोफेसर साहब ने एक टंग इन चीक रिमार्क किया था कि लगता है आपका देश बड़ी तेजी से गाइडेड डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, तो अभी इतिहास अभी के जानकार इस बात को डेमोक्रेसी शब्द का जानते हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। हाँ, उन्होंने किया कम से कम। और इतिहास के जानकार इस बात को जानते हैं कि एक जमाने में पाकिस्तान में गाइडेड डेमोक्रेसी हुआ करती। जी। 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 तो वो इतिहास के प्रोफेसर, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने चुटकी ली। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वी आर अ रेजिलेंट डेमोक्रेसी और हम बने रहेंगे। तो बस फिर बात हंसी में टल गई। लेकिन उनका ये जुमला मुझे काफी रोचक लगा। It seems your country is heading towards गाइडेड डेमोक्रेसी। ये है। सर, मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि आप वहाँ अपना ख्याल रखें, और कोरोना का तो कोई धर्म भी नहीं है, कोई ईमान भी नहीं है, कोई देखिए, क्षेत्र भी नहीं है। मैं अंत में आपसे यही कहूंगा, मैं बहुत धन्यवाद आपका और आपके सब दर्शकों को बहुत आभार। मैं यही कहूंगा, इस पर हम चाहे तो हंस सकते हैं और चाहे तो थोड़ी चिंता कर सकते हैं जी। कि आप ही की बिरादरी के मुहावरे में, क्योंकि आप अंततः टीवी जर्नलिस्ट हैं, जी। जी। आप ही की बिरादरी के मुहावरे में मैं फंसा हुआ हूँ। मेरा कोई और नाम होता तो मैं छुपा हुआ होता। नहीं, आपका नाम चूंकि पुरुषोत्तम अग्रवाल है, इसलिए आप फंसे हुए हैं। अगर कुछ और नाम होता तो आप जो है वो छुपे हुए होते। मैं छुपा हुआ होता। तो हाँ। इस पर आशुतोष सरकार को कम, क्योंकि औपचारिक रूप से कम सरकार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इस पर मीडिया को ज्यादा सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इतनी भयानक विपदा में भी, जबकि सारे देश को एक होकर खड़ा होना चाहिए, जी। जी।
उस भयानक विपदा में भी आप अपने छोटेपन से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। मीडिया के लिए बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस बातचीत करने के लिए। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, और जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर नहीं निकले। मैं तो बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, तकरीबन 1 महीने के आसपास हो गया। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। घूमने के लिए निकलता हूँ बाहर, थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए बाहर निकलता हूँ, बाकी मैं ध्यान रखे हुए हूँ। बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू, थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।